आप सभी विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों का हमारे विज्ञान की क्लास में स्वागत है। हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो पाठ पढ़ाया गया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में जो तीसरा पाठ था, उसमें हमने यह देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह स्थिर होती है और कोई भी किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे प्रकार के तत्व के परमाणुओं में परिवर्तित नहीं होती है। सिर्फ परमाणुओं के बीच में जो बंध होते हैं उनमें जो है वह निर्माण एवं टूटने की क्रिया के कारण एक नया प्रकार का रासायनिक पदार्थ बन जाता है। और हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें हमने दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी। एक था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में यह था कि दो तरह के रासायनिक पदार्थ अभिकारक जिन्हें हम कहते हैं वह मिल करके एक तरह का उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें हमने उदाहरण भी देखे थे कई, और यह भी हमने देखा था कि जो कैल्शियम और ऑक्सीजन का, हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के की संयोजन अभिक्रिया का हमने उदाहरण देखा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। उस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो तमाम ऐसी अभिक्रियाएं हैं, जैसे श्वसन की अभिक्रिया है, और कोई भी जैविक चीज़ सड़ रही होती है तो उसमें भी कंपोस्ट खाद जो बनती है उसमें ऊष्मा निकलती है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को जो है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद दूसरी तरह की अभिक्रिया हमने देखा वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एक अभिकारक टूट करके अनेक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वहाँ भी हमने देखा था कि कैसे वियोजन अभिक्रिया में बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, तब वह पुनः जो है कोई एक अभिकारक टूट करके अनेक उत्पाद का निर्माण करता है। उसमें ऊष्मा, ऊर्जा या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है हमेशा, मतलब उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए बाहर से ऊष्मा हमें देनी पड़ती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिनमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो चीज़ें सेट कर लीजिए दिमाग में। पहली चीज़ कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं के होने में हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज़, और उसके बाद हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे अपना तीसरे प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में। चलिए देखते हैं। इसके पहले जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे उसमें हमने दो प्रकार पढ़ लिए हैं। आज बाकी प्रकार जो हैं और साथ में उनका जो दैनिक जीवन में उपयोग है वो पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम देख सकते हैं कि तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं। यह सभी अभिक्रियाएं बारी बारी पढ़ेंगे। पहले सबसे शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक सक्रिय तत्व, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व दूसरे कम सक्रिय तत्व के जलीय विलयन से, उसके लवण के जलीय विलयन से उसको विस्थापित करके स्वयं उसके साथ जुड़ जाता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब किसी तत्व का लवण, किसी तत्व के लवण का जो है, कोई किसी का लवणीय विलयन है किसी दूसरे एक धातु के, और उसके लवणीय विलयन में जब किसी दूसरी धातु को उसमें मिलाते हैं तो वह अधिक सक्रिय होने के कारण पहले वाली धातु को उस विलयन से हटा करके खुद उसके साथ जुड़ जाती है। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो कील का रंग भूरा हो जाता है। कोई कॉपर सल्फेट का विलयन हो, कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 होता है और लोहे का जो सूत्र होता है Fe होता है। जब CuSO4 में Fe को डुबाते हैं, लोहे की कील जिसे कहा जाता है, तो होता यह है कि लोहे की कील के चारों ओर जो है
वह एक भूरे रंग की परत बन जाती है और कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो कुछ नीले, गाढ़े नीले रंग का होता है। वह जलीय विलयन कुछ हल्का हो जाता है, थोड़ा सा मलिन रंग का हो जाता है। तो यह हम देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डुबाई जाती है तो उसमें लोहे की कील के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है और साथ ही जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो थोड़ा सा हल्का नीला हो जाता है, मतलब उसके नीलेपन में कमी आ जाती है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? Fe3SO4 Fe प्लस CuSO4 यह रासायनिक अपक्रिया हो रही है। इसमें साथ में रासायनिक अपक्रिया का जो अभिकारक हैं उनकी भौतिक अवस्था भी लिखी हुई है। यस लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, यहाँ पे यस लिखा हुआ है। मतलब Fe सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में होती है और CuSO4 जलीय विलयन होता है। तो जलीय विलयन को एक्वस कहते हैं और ठोस को जो है वो सॉलिड के रूप में निर्देशित किया जाता है, लिखा जाता है ब्रैकेट में। तो आयरन की कील है लोहे की, उसको कॉपर सल्फेट तांबे, कॉपर को तांबा कहते हैं, उसके सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो लोहे की कील के ऊपर जो है वह FeSO4 की भूरे रंग की परत जम जाती है और उसमें से कॉपर अलग हो जाता है, उसके जलीय विलयन से कॉपर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Fe जो है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। और इसी तरह का दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं जिंक का। यहाँ पे जिंक में Zn जो है वो सॉलिड अवस्था में है और CuSO4 वह एक्वस अवस्था में जलीय विलयन में है कॉपर सल्फेट। यह जिंक भी कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, तो इसलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन से उसको कॉपर को हटा करके खुद उसके साथ जुड़ जाएगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। और क्यों इसको कॉपर को हटा के जिंक जुड़ जा रहा है? क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय धातु होती है। इसलिए जब भी किसी धातु का लवणीय विलयन है उसमें उससे अधिक सक्रिय धातु डुबाते हैं तो वह उस धातु पहले कम सक्रिय वाली धातु को हटाकर खुद सल्फेट लवण के साथ जुड़ जाती है और वह धातु जो पहले वाली धातु है वह अलग हो जाती है। इसी तरह का तीसरा उदाहरण है आपका लेड है, Pb जिसका सूत्र है, उसमें उसको जब हम कॉपर क्लोराइड के विलयन में डुबाते हैं तो वह कॉपर को उसे हटा देता है, क्योंकि जो लेड है वह कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है और वह क्लोरीन को जो है अपने साथ जोड़ लेता है और लेड क्लोराइड PbCl2 बना लेता है और लेड को उसके विलयन के विस्थापन से, उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो यह स्थिति है कि विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि जो कम सक्रिय धातुओं का विलयन होता है उसमें से जब उसमें अधिक सक्रिय धातु उसके संपर्क में आती है तो कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से हटा करके विस्थापित करके खुद उसके साथ जुड़ जाता है। तो यह हो गया आपका विस्थापन अपक्रिया। इन सभी अपक्रियाओं में जो है यहाँ पे जिंक और लेड वाली अपक्रियाओं में जिंक और लेड दोनों हमेशा कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? विस्थापन अपक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापित कर देती है अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से। द्विविस्थापन अपक्रिया अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको बेहतर तरीके से आप इस PDF फाइल को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हमसे कांटेक्ट करिए। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया में वह अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। दो अभिकारक होते हैं, दोनों के मध्य आयन बदल जाते हैं और आयन बदलने की इस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 या एक्वस मीडियम में पाया जाता है, मतलब इसका विलयन होता है सोडियम सल्फेट का। उसमें जब हम बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं सोडियम सल्फेट के विलयन में तो बनता क्या है? बेरियम जो है वह सल्फेट के सोडियम वाले सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और या जो सोडियम है या क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और बनता है बेरियम सल्फेट, सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट बन जाता है और फिर सोडियम क्लोराइड का विलयन अलग हो जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि
ये दोनों अभिकारक अपने अपने जो है वह आयनों का परिवर्तन कर रहे हैं। पहला वाला दूसरे को दे रहा है, दूसरा वाला पहले को दे रहा है। इस तरह की अभिक्रियाओं को जिनमें दोनों आयनों का विस्थापन होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जो BaSO4 है यह सफ़ेद रंग का पदार्थ है जो कि उस जल में घुलता नहीं है बल्कि जल की उस विलयन की पेंदी में बैठ जाता है और जल में अघुलनशील होता है, अविलेय होता है। इस तरह के पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ बनता है जो कि जल में अविलेय हो तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं। किसी अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ बन जाए जो कि जल में अविलेय हो और उस जल से अलग हमें दिखाई दे तो उसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है वह एक अवक्षेप के रूप में अभिक्रिया में हमें दिखाई देता है। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दिमाग में रखिएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है? यह थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है बहुत सरल तरीके से कि होता क्या है। बस उपचयन एवं अपचयन ध्यान से इसको पढ़ेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, कोई भी पदार्थ हो, उसमें जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। किसी भी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ जिस ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी पदार्थ के साथ इसका मतलब उसका उपचयन हो रहा है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन उससे निकल जाती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। सीधे सीधे दो शब्द, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन पदार्थ से निकल रही है तो अपचयन हो रहा है। बस उदाहरण के तौर पे अब इसको समझेंगे तो और आसानी समझ में आएगा। कापर है, यह जब खुली हवा में इसको गर्म करते हैं, खुली हवा में ऑक्सीजन होती है हम जानते हैं, जब इसे हम खुली हवा में गर्म करते हैं तो गर्म होकर यह कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। यह हम देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे कॉपर का उपचयन हो रहा है और यह बन जा रहा है कॉपर ऑक्साइड। और पुनः जब इस कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है CuO कॉपर ऑक्साइड कहलाता है, इससे ऑक्सीजन निकल जाती है। यह ऑक्सीजन इससे निकल जाती है और वह अपचयित हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन निकलने का मतलब अपचयित हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी थी, इसका मतलब यह उपचयित हुआ था। थोड़ा सा अंतर है शब्दों का, उपचयित और अपचयित। उपचयित मतलब ऑक्सीजन जुड़ना किसी पदार्थ के साथ, अपचयित मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना किसी पदार्थ से। तो पहले जब हमने इसको कॉपर को गर्म किया तो ऑक्सीजन जुड़ी तो कॉपर ऑक्साइड बना, यह उपचयन की अभिक्रिया हुई। जब हमने कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी उस पर, तो वह उससे हाइड्रोजन को निकाल लिया, उससे ऑक्सीजन निकल गई, हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ गई, तो यहाँ पे कॉपर का अपचयन हो गया, उससे ऑक्सीजन निकल गई। तो यह उपचयन और अपचयन की सामान्य जो है परिभाषाएं हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से निकलना अपचयन कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक हमेशा उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। तो इन अभिक्रियाओं को जो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हेडिंग हमारी यही है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। मतलब कुछ ऐसी तमाम अधिकांश ऐसी अभिक्रियाएं कहिए होती हैं कि जिनमें यह दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, मतलब उपचयन भी होगा और आपका अपचयन भी होगा। इन अभिक्रियाओं को, उपचयन अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि इनको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाता है। तो इसलिए उन दोनों शब्दों को रिडक्शन का RED लेकर के और ऑक्सीडेशन का OX लेकर के रेडॉक्स बना दिया गया। और उपचयन अपचयन को कोई भी ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, ऐसी अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। तो उपचयन अपचयन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं कि कुछ उदाहरण के तौर पे, जैसे यहाँ पे इसको इस तरीके से समझें कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई तो इसका क्या हुआ, अपचयन हो गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या हो गया, इसका उपचयन हो गया। मतलब ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ रही है उसका उपचयन हो रहा है, जिससे निकल रही है उसका अपचयन। तो दो अपक्रियाएं, उपचयन और अपचयन, एक ही साथ हमको दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। ऐसे ही ZNO होता है, जिंक ऑक्साइड है ZNO, जब यह कार्बन के संपर्क में आता है, इसमें कार्बन मिलता है, तो कार्बन इस ऑक्सीजन को निकाल के अपने साथ जोड़ लेता है और इस अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया कहेंगे जब जुड़ता है। और जब जिंक से यह निकल करके ऑक्सीजन चला जाता है तो उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं, ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ भी उपचयन अपचयन अपक्रिया एक साथ हो रही हैं, इसे भी हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसे ही MnO2 और 4HCl, इनमें भी यह भी एक रेडॉक्स अपक्रिया है। इन उदाहरणों के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या उसमें से हाइड्रोजन निकलता है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो हम कहेंगे कि उसका उपचयन हो रहा है। और अपचयन तब होता है जब उसमें से ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन बढ़ता है, तो ऐसी अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अब इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? दैनिक जीवन में यह उपयोग है उपचयन और अपचयन का कि जो संक्षारण की क्रिया होती है, संक्षारण आप देखे होंगे, जंग लगना, जब किसी लोहे को खुली हवा में या नम हवा में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर हम एक लाल रंग की या हरे रंग की परत देखते हैं बन जाती है, कोई भी लोहे की धातु होती है। तो वह ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि उसके आसपास के वातावरण में अम्लीयता और आर्द्रता होती है, जिसके कारण वह ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेता है और संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को जो है संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर, चांदी के जो आभूषण होते हैं उसके ऊपर भी हम देखें हैं काले रंग की परत जम जाती है, तो उसमें भी चांदी जो है वह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उसका भी ऑक्सीजन जोड़ लेती है और उपचयित हो जाती है। तो उस पर काले रंग की सिल्वर ऑक्साइड की परत बन जाती है जो कि काले रंग की होती है। तो यहाँ पे भी उपचयन अपक्रिया हो रही है। इसके अलावा दैनिक जीवन में संक्षारण से कुछ हानियाँ भी होती हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े पुल होते हैं लोहे की और गाड़ियों के ढांचे होते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, रेलिंग लगी होती हैं बहुत सी लोहे से बनी हुई और बहुत सी वस्तुएं होती हैं, उनमें बहुत नुकसान होता है, बहुत क्षति होती है, जिसे बचाने के लिए बहुत धन और जन की हानि होती है। हर साल बहुत ही श्रम व्यय होता है और धन भी व्यय होता है, तो इससे बहुत धन हानि होती है संक्षारण से। दूसरा जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं उपचयन अपचयन का उदाहरण, विकृत गंधिता। तमाम शादी ब्याह में आप देखते होंगे कि जो घर का शादी ब्याह में बचा हुआ पदार्थ होता है, सब्जियां और दालें और भी तमाम पदार्थ बच जाते हैं, तो क्या होता है, लोग उनको फेंक देते हैं और उनके पास से जब आप गुजरते होंगे तो बहुत खराब जो है वो दुर्गंध उनसे हमें महसूस होती है। तो किसी भी वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ को जब बहुत समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाता है तो वह अपने साथ ऑक्सीजन जोड़ करके उपचयित हो जाता है, मतलब उसका उपचयन हो जाता है, जिससे उसकी गंध और स्वाद में खराबी आ जाती है। इस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जब वसीय पदार्थ, तैलीय पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, तो इस तरह इस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से कैसे खाद्य पदार्थों को बचाया जाए, इसके उपाय हैं। पहला कि खाद्य सामग्रियों को
उपचयित होने से रोका जाए या उनका उपचयन रोका जाए। कैसे? उन्हें विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनके साथ प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला देंगे, जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा, तो ऑक्सीजन उनके साथ नहीं जुड़ पाएगा। तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला करके हम उसको उपचयित होने से बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ यह कि उन्हें वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं जिसमें वायु पहुँच ही न पाए ऑक्सीजन। यह विधि हो सकती है विकृत गंधिता से बचाने के लिए। और एक चीज़, जो चिप्स की थैलियाँ हम देखते हैं बहुत फूली फूली रहती हैं, उन्हें जब खोलिए तो हवा ज़्यादा निकलती है और चिप्स कम निकलता है। चिप्स की थैलियों को बंद करते समय क्या करते हैं कि उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और उसमें एक कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन को भर देते हैं, जिससे उस चिप्स में जो तला हुआ तेल है चिप्स का, वह उपचयित ना होने पाए, उसके साथ ऑक्सीजन न जुड़ने पाए, उसका स्वाद बना रहे, वह खराब ना होने पाए। तो यह हमारे दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन के कुछ उपयोग थे। इससे रिलेटेड होमवर्क है, इसे देख ले। पहला क्वेश्चन है विस्थापन अपक्रिया उदाहरण सही समझाएं। तो उदाहरण भी दिया गया है पीडीएफ आपके इस लेक्चर में, और विस्थापन अपक्रिया क्या होती है भी समझाया गया है कि लवणीय विलयन से कोई अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके जुड़ जाती है। इस अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड वाला उदाहरण इसमें हम दिए हैं, उसको लिख सकते हैं आप। तीसरा है उपचयन तथा अपचयन को उदाहरण सहित। उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना किसी पदार्थ के साथ उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का किसी पदार्थ के साथ निकलना वो अपचयन कहलाता है। उसमें हमने कॉपर के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा था, जो हम बता रहे थे कि उपचयित हो रहा है, और फिर कॉपर के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई तो वह उससे ऑक्सीजन निकल गई, या उसका अपचयन था। तो उदाहरण सहित आप समझा सकते हैं अच्छे से। संचारण तथा विकृत गंधिता को हमने लास्ट में बता ही दिया है। तो ये आपका पूरा पाठ आज का यह क्लियर हो गया, और साथ ही यह जो लेसन है आपका यह भी पूरा हो गया। अगले लेसन में पूरी जो यह हम पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक्स, उनका एक रिवीजन, क्विक रिवीजन किया जाएगा, जिससे कोई भी चीज़ आपको जो मिस हो रही है वह फिर से आपको रिकॉल हो जाए, फिर से आपकी सही हो जाए, समझ में आ जाए। तो उस लेसन के साथ फिर मिलेंगे, और इस लेसन का होमवर्क हम करके हमारे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपने रिवीजन क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शुभकामनाएं।